अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स एकेडमी। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का लास्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। तो कल फिर हम इसके पास पेपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 50 जो पास पेपर एमसीक्यूज है वो मैं डिस्कस करूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में सवाल किस तरह से आती हैं। और जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू की तैयारी कर रही हैं उनके लिए ये जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश रूल है ना, उसमें ये सारे जब से वो ब्रिटिश ने वो पावर संभाली उससे लेकर पाकिस्तान आज़ाद होने तक ये जो फेमस फेमस उन्होंने जो रिपोर्ट था या एजुकेशन कमीशन बने, ये सारा कुछ ही आपको याद होना चाहिए। तो अभी हम पढ़ेंगे 1813 वाला एक्ट कि 1813 में उन्होंने क्या किया। इसका नाम है चार्टर एक्ट 1813, आल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। इट कंटिन्यूड द कंपनीज रूल इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो अगले 20 साल तक ये नाफिज रहा। 1 लाख रुपया इसको वो एलोकेशन की गई ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके इंडिया में। जो क्रिश्चियन जो मिशनरीज है उनको अपने मजहब की जो जैसे होते हैं ना मजहबी रहनुमा, उनको इजाजत दी गई कि वो अपने मजहब की यहाँ पर आके तबलीग कर सके। क्योंकि जो बरतानिया जो अंग्रेज थे वो ज्यादातर ताल्लुक उनका ईसाइयत के साथ होता है, इसलिए उन्होंने अपने मजहब की तबलीग के लिए उन्होंने यहाँ पर मिशनरीज को अलाउ किया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? कानून बनाने की ताकत। जो आप जानते हैं कि पूरा मुल्क कानून के तहत चलता है, तो कानून बनाने की जो पावर है उसको बोलती हैं लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, पूरे इंडिया के लिए उसको असाइन कर दिया गया, गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया। यानी कि आप कह सकती हैं कि गवर्नर जनरल जो उसका दिल करे वो कानून बना सकता था। वैसे होता क्या है कि पार्लियामेंट में ये कानून साजी होती है, लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल को पावर दे दी कि वो जब उसका दिल करे वो नया कानून नाफिज कर सकता है। ये आपके जनरल नॉलेज के पेपर में भी आ सकता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक was the first गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये उन्होंने मकसद था चार्टर एक्ट का, साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करना। फिर दूसरा एक्ट आता है 1835 में, क्योंकि जाहिर है कि ये इसमें हर चीज में इम्प्रूवमेंट आती रहती है और हर गवर्नमेंट अपना वो एक्ट लेकर आती है। तो 1835 में न्यू एक्ट आ गया, लॉर्ड मिकाले रिपोर्ट। लॉर्ड मिकाले वाज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन था, था, ओरेटर था और स्टेट्समैन था। फरवरी 8 1835 को उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसको बेंटिक रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। चार्टर 1835 को बेंटिक रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्होंने इंग्लिश को चूज किया। पहले कौन सा आ रहा था? पहले उर्दू वो और अरबी आ रहा था। पर्शियन थी, अरबिक था और उर्दू था। तो इसने कौन सा इंट्रोड्यूस करवा दी? इन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवा दिया। इट इज कंपल्सरी फॉर इंडियन स्कॉलर्स, के मतलब जो एमफिल जिन्होंने करना है, जिन्होंने पीएचडी करनी है, उनके लिए ये लाजमी था कि वह लॉग फिलोसफी पढ़ें और मेटर्स की पोएट्री पढ़ें। तो उनके लिए ये चीज कंपल्सरी तरीके से पढ़ेंगे, फिर उनको डिग्रीज असाइन की जाएंगी। स्टॉपेज ऑफ ग्रांट फॉर न्यूली ओरिएंटेड स्कूल बट अ फ्यू फॉर एग्जिस्टिंग वन। तो जो पहले ग्रांट मुसलमानों के द्वार से जारी थी स्कूलों के लिए, उसको कम कर दिया गया। ही वॉज अगेंस्ट द मदर लैंग्वेज। तो लॉर्ड मिकाले मदर लैंग्वेज के अगेंस्ट इसने कहा था कि मुकामी जुबान में आपको तालीम नहीं देनी चाहिए, आपको इंग्लिश जुबान आपको सीखनी चाहिए। जैसे कि आप जानती हैं कि जिस तरह की एजुकेशन होगी वैसे बच्चे बनेंगे, जैसे बच्चे बनेंगे वैसे मुल्क होगा। तो इसने बोला था कि हमारा जो मकसद है इज टू फॉर्म अ क्लास ऑफ पर्सन, एक ऐसी क्लास बनाना है कि जिसमें खून तो इंडियन होगा, लेकिन रंग और टेस्ट, अपने ख्यालात, अपनी अखलाकियात और अपनी जो अकल है उसके लिहाज से वो इंग्लिश होंगे। सिर्फ और सिर्फ बॉडी शेप खून जो होगा ना, सिर्फ और सिर्फ वो इंडियन होगा, लेकिन बाकी सारा जो उसकी मेंटालिटी है, उसकी सोच है, उसके अफाल है, वो सारा कुछ इंग्लिश होगा। इसका मतलब ये है कि वो क्या उन्होंने कहा था कि हम ऐसा निज़ाम तालीम नाफिज करना चाहती हैं
कि जिससे इंडियंस हमारे वफादार बन जाएं। सिंपल लैंग्वेज में ये इसका मतलब है। तो जितने अब उनके वफादार होंगे, तो क्योंकि वो उन्होंने कब्जा किया था, तो जो बगावत का जो डर था वो फिर कम होता चला जाएगा। इसलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम से ये कोशिश की कि जो भी बच्चे तालीम हासिल करें वो हमारे वफादार बन के निकलें, ताकि फिर कल को वो हमारे खिलाफ की बगावत को क्रिएट ना करें। He presented filtration theory which says that education is for only rich people। ये आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है, ओनली रिच पीपल एंड फॉर पुअर। वो कहता है कि जो तालीम है ये सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों का हक है, गरीब लोगों के लिए तालीम हासिल करना जरूरी नहीं है। तालीम हासिल करना सिर्फ और सिर्फ अमीरों का हक है, अमीरों का राइट है, गरीबों का राइट नहीं है तालीम हासिल करना। इसको बोलती हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी। और ये किसने पेश की थी, लॉर्ड मिकाले ने। और लॉर्ड मिकाले कौन था, जिसने पूरा अपना रिपोर्ट पेश की थी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की सोच लेके चल रहे थे। फिर इसको भी चेंज कर दिया गया, रिकमेंडेशन इन द वुड डिस्पैच इन 1854 को। अब एक नया बंदा आ गया जिसका नाम था वुड। द ब्रिटिश पार्लियामेंट कंस्टिट्यूटेड फॉर द पार्लियामेंट्री कमेटी। उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई 1853 में, टू रिवाइव एजुकेशनल डेवलपमेंट। बरतानिया की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने कंप्लीट, इसका नाम क्या था, चार्ल्स वुड was appointed as the president of the committee। और कमेटी की जो सरबराही थी वो किसको दी गई, चार्ल्स वुड को। सर चार्ल्स वुड presented his recommendation in 1854। This is called the Magna Carta of English in Indian Education। तो ये भी वैसे ही आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश इन इंडियन एजुकेशन कौन सा, जो 1854 की जो रिपोर्ट है वुड डिस्पैच को अब कहा जाता है। This was the first detailed plan for Indian education। It was accepted that education was the responsibility of British government in India। तो ये वुड का जो रिपोर्ट थी, जिसको वुड डिस्पैच कहती हैं, यहाँ पर तस्लीम कर लिया गया कि जो तालीम देना वो किसका हक है, वो बरतानवी हुकूमत का हक है। तो बरतानिया के जब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को तालीम देना, वैसे भी ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। ये फोकस किस पे करता था, मैथ एजुकेशन पर एंड अबॉलिश्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। कि जो लॉर्ड मिकाने ने क्या कहा था कि तालीम सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। तो चार्ल्स वुड ने क्या किया, उसने मैथ एजुकेशन पे फोकस किया, यानी कि तालीम सब के लिए। फिल्ट्रेशन थ्योरी का उसने खात्मा किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी का खत्म किसने किया, वुड डिस्पैच ने या चार्ल्स वुड ने 1854 को। और उसने मैथ एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि तालीम सब के लिए। द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ एजुकेशन वाज अबॉलिश्ड। जो उन्होंने बोर्ड बनाया था उसको खत्म कर दिया गया। एंड ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जिसको आप डीपीआई बोलती हैं, वो बना दिया गया 1862 में। यानी कि बोर्ड को खत्म करके डीपीआई का ऑफिस बना दिया गया। लॉर्ड डेलहॉइस वाज गवर्नर जनरल ऑफ एजुकेशन एट दैट टाइम। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डेलहॉइस। 3 यूनिवर्सिटीज रिकमेंड किया गया वुड डिस्पैच के अंदर कि मद्रास के अंदर, कलकत्ता के अंदर, बॉम्बे के अंदर हम यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश। इसने भी इंग्लिश ही को कंटिन्यू किया। प्राइमरी एजुकेशन इज अ मदर टंग। कि जो प्राइमरी तालीम है वो मदर टंग में दी जाएगी, और जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन वो इंग्लिश में दी जाएगी अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच। और जो दूसरा था मिकाले रिपोर्ट, उसमें सारी तालीम इंग्लिश ही में देनी थी। इसने क्या किया, इसने बोला कि प्राइमरी तालीम मदर टंग में दे दी जाए और बाकी तालीम वो इंग्लिश में दी जाए। रिकमेंडेशन ऑफ फॉर ओपनिंग न्यू पब्लिक वेस्टर्न नॉलेज स्कूल। तो वेस्टर्न नॉलेज स्कूल को ओपनिंग करने की रिकमेंडेशन दी गई। हर जिले में एक स्कूल तामीर करने की वो बोला गया। प्राइवेट इंटरप्राइजेस इनकरेज, प्राइवेट जो अदारे हैं उनको इनकरेज किया गया कि आप इस स्कूल को खोलें। उनको ग्रांट प्रोवाइड की गई ताकि उनकी मदद की जा सके। स्कूल शुड बी सेकुलर। स्कूल का मजहब नहीं था, और होना भी ऐसे चाहिए कि स्कूलों का मजहब नहीं होना चाहिए।
रियासत का मजहब नहीं होना चाहिए, रियासत को बिल्कुल सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर मतलब क्या होता है? जिसका कोई मजहब ना हो। क्योंकि जब रियासत का मजहब होता है इसका मतलब है वो फिर उसी मजहबी तबके को वो मतलब प्रायोरिटी देगी, वो बाकियों को छोड़ देगी। तो रियासत को अपनी सोच में सेकुलर होना पड़ता है। ऐसे इस्लामी तालीम भी यही कहती हैं कि जो रियल जो इस्लामी हुकूमत होती थी ना हमारी, तो रियल इस्लामी हुकूमत में मुसलमान, यहूदी सबको बराबरी के हकूक हासिल थे। ये नहीं होता था कि जी मुसलमानों को ज्यादा तरजीहत होती थी और दूसरों को नहीं। ऐसे बहुत सारे वाकयात मिलती हैं जहाँ पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों के खिलाफ फैसला दिया और जो गैर मुस्लिम थे उनके हक में फैसला दिया। जो मुकदमा लेके आने वाले थे उनकी सोच यही थी कि हजरत अली अलैहिस्सलाम चूंकि मुसलमान है तो उन्होंने मुसलमानों की फेवर करना है। लेकिन वो हैरान रह गया कि मुसलमानों के खिलाफ फैसला दिया गया। तो जो असल इस्लामी हुकूमत है ना, निज़ामी हुकूमत है, वो बेसिकली सेकुलर ही होता है। ये नाम की फर्क है। लेकिन रियल इस्लामिक स्टेट जो होती है ना उसमें सारे मज़ाब को बराबरी पे वो ट्रीट किया जाता है। इसको आज की दुनिया में क्या नाम दे दिया गया? सेकुलर का। हालांकि ये जो सेकुलर कहती है ना, ये सारी तालीमात इस्लाम ने पहले ही दे दी गई। इस्लाम ने बोला था कि सारे बराबर हैं। तो लेकिन आज के दौर में इसको सेकुलर का नाम दिया गया क्योंकि आजकल की जो मजहबी हुकूमतें हैं ना, वो आप देख सकते हैं कि बड़ी जो जो भी मजहबी हुकूमतें होती हैं वो पुरतशद्दद होती हैं। वो औरतों पर पाबंदियां लगा देती हैं, औरतों की तालीम पे पाबंदियां लगा देती हैं। अभी आप देख ले, अफगानिस्तान में एक मजहबी हुकूमत बनाई है ना, तो वो मजहबी हुकूमतों ने क्या किया? उन्होंने औरतों की बच्चियों की तालीम पे पाबंदी लगा दी। बच्चियां औरतें जो हैं उनके लाजमी कर दिया गया कि जी आपने निकाब करना है, आपने बुर्का पहनना है। इस्लाम ये नहीं कहता कि इस्लाम में तो जबरदस्ती आई कोई नहीं है। इस्लाम अल्लाह ने सबको आजाद पैदा किया है कि हर बंदा अपनी अपनी मर्जी करे, क़यामत वाले दिन उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन ये जो टिपिकली जो मौलवी हजरात होती हैं, ये वो कहते हैं कि औरतों पर इनकी बड़ी आदत आ जाती है। जब भी ये पावर में आती है ना, इनकी सारी जो टारगेट होता है वो औरतें होती हैं कि औरतें ये वाला लिबास उन्होंने क्यों पहना हुआ है, उनको तो पर्दे में रहना चाहिए, उनको घर से नहीं निकलना चाहिए, उनको नौकरियां नहीं करनी चाहिए, उनको तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से आजकल जो इस्लाम का जो ना काफी उनको जो इम्प्रेशन है जो गैर मुस्लिम है वो बड़ा खराब चला गया है। क्योंकि ये जो मजहबी तबका है इन्होंने इस्लाम को प्रमोट करने के बजाय इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। रियल इस्लामी हुकूमत में कभी भी औरतों पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। आप अगर इस मुस्लिम इस्लामी हिस्ट्री उठा के देख लें, जो औरतों को हकूक वो इस्लाम ने दिए हैं। पहले तो इसने औरत की कोई इज्जत ही नहीं समझी जाती थी। इस्लाम ही ने औरत को माँ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, माँ के कदमों में जन्नत रख दी। और इस्लाम ने औरत को बीवी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया कि बीवी शोहर की वो घर में वो पार्टनर है, शोहर की वो घर घर चलाने के लिए उसके साथी है, बहन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये सारे रिलेशनशिप में इज्जत इस्लाम ने दी है। इस्लाम नहीं रोकता कि आप तालीम हासिल करने से वो इस्लाम वो रोके, उनको नौकरियां करने से रोके। इस्लाम पूरी इजाजत देता है। अब कुछ खवातीन ऐसी है फॉर एग्जाम्पल है, वो इस्लामी वो नौकरी वगैरह करती हैं लेकिन वो मतलब गलत काम कर लेती हैं। तो आप उनको जबरदस्ती रोक तो नहीं ना सकते कि जी अगर कुछ औरतों ने वो गलत काम किया है तो आप उसका सारा वो जो असर है वो जो नजला है वो बाकी औरतों पे गुजार दें। अल्लाह ताला ने सबको क़यामत तक के लिए खुली छूट दी है। अल्लाह ने सच्चा सीधा रास्ता और गलत रास्ता दोनों दिखा दी है। इस पे चलोगे तो जन्नत मिलेगी, इस पे चलोगे तो दोज़ख मिलेगी। और औरतों को भी उनको बता दिया गया कि आपने ये वाला पर्दा करना है, आपकी ये आपने इस तरह बचना है, आपने जो पाँव में बनाव श्रृंगार है वो सारा कुछ इसलिए है। वो सारी तालीमात औरतों को भी दे दी। अब औरत उसको फॉलो करे या ना करे उसकी अपनी मर्जी है। तो क़यामत में उसका अल्लाह ने फैसला कर देना है। तो इसलिए ये वाला जो कंसेप्ट है ना वो सेकुलर इंट्रोड्यूस करवाया गया क्योंकि आजकल की जो मजहबी हुकूमतें हैं वो बहुत ज्यादा नॉन इस्लामिक हुकूमतें की तरह बिहेव करती है। मैनेजमेंट को अच्छा होना चाहिए, रेडी फॉर इंस्पेक्शन कि काफी वो कोई भी उस पर आगे दौरा कर सकता है, उसको स्कूल का मुआयना कर सकता है। एंड विल चार्ज द फीस, और फीस भी वो ले सकती हैं। जो प्राइवेट होंगे ना स्कूल, वो फीस भी बच्चों से ले सकती हैं। टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया, स्कॉलरशिप को इंट्रोड्यूस करवाया गया। औरतों को कहा गया कि वो तालीम हासिल करें। जो मुस्लिम जो दुनिया जो टिपिकली जो मुस्लिम हुक्मरान होती हैं
वो पाबंदियां लगाती हैं, और जो नॉन मुस्लिम है वो इस्लामी तालीमात को फॉलो कर औरतों की तालीम पे तवज्जो देती हैं। देयर शुड बी न्यूट्रलिटी इन द रिलीजन, रिलीजन में न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि तुम ये वाला मजहब अख्तियार कर लो। प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन कौन सी होती है, जिससे आपको कोई स्किल, आपको यहाँ से आपको स्किल सीखती हैं, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। लॉ, मेडिसिन, सिविल इंजीनियरिंग, ये शुड बी गिवन प्रोफेशनल ट्रेनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज। कि अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसको डॉक्टर यहाँ से ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर कोई लॉ कर रहा है तो उसको लॉ प्रैक्टिस के लिए वो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये सारा कुछ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर 1882 में आया हंटर कमीशन। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन 3 फरवरी 1882, द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पहले जो भी आपने पढ़ा ना अभी तक, वो सिर्फ रिपोर्ट थी। पहला जो एजुकेशन कमीशन है वो किस वजह से कब बना, 1882 में। ये पेपर में सवाल आया भी हुआ है कि इंडिया में सबसे पहला एजुकेशन कमीशन कब बना। एजुकेशन कमीशन 1882 में बना, और किसके अंडर बना, हंटर कमीशन। हंटर की वजह से बना, ठीक है। पहले कोई बकायदा तौर पर कमीशन नहीं था, सिर्फ बॉडीज थी। तो हंटर ने आकर बकायदा तौर पर तालीमी का कमीशन बनाया। विल्सन हंटर वाज द चेयरमैन, 20 मेंबर्स। चेयरमैन को छोड़ के कितने मेंबर्स थे, 20। फर्स्ट टाइम इंडियन मेंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, तो इंडियंस को भी यहाँ पर हिस्सा दिया गया पहली दफा। इट वाज रिकमेंडेड दैट एजुकेशन शुड बी इन द नेटिव लैंग्वेज। दोबारा वही बात आ गई, मुकामी जुबान में, जो उनकी जुबान है उसमें आपको तालीम देनी चाहिए। इन दिस कमीशन प्राइमरी एजुकेशन वाज गिवन इंपॉर्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है कौन सा, वो उस पे कौन सी वो मतलब फोकस करता है। तो हंटर कमीशन का जो मेन फोकस है वो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन है। जैसे कि हमने टीचिंग टेक्निक्स में पढ़ा था ना, कि कुछ टीचिंग मैथडोलॉजीज ऐसी थी जहाँ पर कहा गया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, ये बच्चे की दौर का सबसे इम्पोर्टेंट तालीम का हिस्सा होता है। यहाँ पर जो जिस तरह का आप तालीम देंगे बच्चा वैसे ही बनेगा। तो हंटर भी उसी फिलोसफी से वो मतलब एग्री करता था। तो इसलिए भी आपने जो मेन प्रायोरिटी फोकस है ना वो प्राइमरी एजुकेशन पर रखा। बाकियों ने प्राइमरी एजुकेशन पर मेन फोकस नहीं रखा, बल्कि हंटर ने रखा। ये सेट दैट फंड शुड बी स्पेंट, जो सारे जो फंड है वो प्राइमरी एजुकेशन पे स्पेंड किए जाने चाहिए, ना कि हायर एजुकेशन पर। टीचर ट्रेनिंग स्कूल शुड बी ओपन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश एट द सेकेंडरी लेवल। जो पिछले लेवल में वो सेम चीज हुई, यहाँ पर उसको कंटिन्यू किया गया। हायर एजुकेशन सच इंडियन विल बी प्रेफर्ड हु हैव डिग्रीज फ्रॉम यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। पहले क्या था कि आपने वो पोएट्री, वो फलाने की पोएट्री पढ़नी है, फलाने की फिलोसफी पढ़नी है। तो हंटर ने आके क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर आपने यूरोपियन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है तो आपको हायर एजुकेशन के लिए आपको ज्यादा वो प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स होती हैं। तो एडमिशन जब आप लेंगे तो आपको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। कुरिकुलम इन द यूनिवर्सिटी शुड बी वास्ट एंड वैलिड, वक्त के साथ उसको चेंज भी किया जा सके। हंटर कमीशन फोकस ऑन द वुमेन्स एजुकेशन, गवर्नमेंट शुड बी न्यूट्रल ऑन द मैटर ऑफ रिलीजन। कि गवर्नमेंट के इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि कौन मुसलमान है कौन नहीं। गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट की नज़र में सारे इंसान हैं। गवर्नमेंट की नज़र में मुस्लिम हिंदू वगैरह नहीं होना चाहिए। इट इज अ डीपीआई, जो पिछले कमीशन में जो बनाया गया था डीपीआई ऑफिसर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन एजुकेशन स्टैंडर्ड। वैसे क्या होता है, एजुकेशन कमीशन जो एजुकेशन मिनिस्टर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो उसने क्या किया, इसने बोला कि ये डीपीआई की जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशन स्टैंडर्ड को मेंटेन करे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टेब्लिश्ड, नई यूनिवर्सिटी का क्या यहाँ पर लाया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी वो कब बनी, हंटर्स एजुकेशन कमीशन की अंडर बनी। ये भी इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फिर। पंजाब यूनिवर्सिटी हंटर एजुकेशन कमीशन के अंडर बनी और 1882 के अंदर बनी। नेक्स्ट आ जाता है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। दिस इज आल्सो कॉल्ड सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, इंटेंडेड टू मेक रिकमेंडेशन। नाम से जाहिर है इसका मेन फोकस किस पर होगा,
हायर एजुकेशन पर, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर। चेयरमैन डॉक्टर माइकल ई सैडलर, वाइस चांसलर फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, इंडियन मेंबर वर मुखर्जी एंड डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, सेपरेट बोर्ड। पहले क्या था, एक बोर्ड बनाया गया था, अब यहाँ पर हर सूबे का अलग अलग से बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये कब बना, ये सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन के अंदर बना। पहले सिर्फ एक बोर्ड काम कर रहा था, अब पूरे मतलब नेशनल बोर्ड, अब प्रोविंसेस वाइज बोर्ड बना दिए गए। और आज आप देख सकती हैं कि जो लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, ये सारे उसी के तहत वो चलती आ रही हैं। सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट क्लासेस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, पहले क्या हो रहा था, यूनिवर्सिटी में ही वो इंटरमीडिएट की क्लास को पढ़ाया जाता था। तो सैडलर ने आगे क्या किया, जो इंटरमीडिएट की क्लासेस हैं इसको सेपरेट कर दिया गया यूनिवर्सिटी की स्टडी से। फिर आ जाता है वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937, इसको जाकिर हुसैन कमेटी भी बोलती हैं, नई तालीम भी इसको बोलते हैं, नई तालीम स्कीम। ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस अपॉइंटेड अ कमेटी, तो ये कमेटी किसने अपॉइंट की, हिंद वो जो कांग्रेस है उसने वो की। एजुकेशन रिफॉर्म प्रपोजल फार्मुलेटेड बाय महात्मा गांधी 1937, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस जब दौर हुकूमत में आई थी तो जब उस जमाने पे वो काफी जुल्म स्कीम हो गए थे, फिर वो ये कांग्रेस की हुकूमतें खत्म हो गई, तो जिसमें फिर मुसलमानों ने यौम निजात के तौर पर दिन मनाया था। तो ये जब कांग्रेस पावर में थी तो उस वक्त उन्होंने ये प्रपोजल पेश किया था, महात्मा गांधी ने बनाया था। वारदा स्कीम इसका नाम है। द स्कीम प्रपोज्ड 8 year of free compulsory education for all children between the age of 60 to 14, तो फ्री एजुकेशन का यहाँ पर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। The scheme advocated for use of mother tongue as a primary medium, और हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को यूज किया गया। तो वारदा स्कीम ने हैंडीक्राफ्ट जो तालीम है ना उसको इंट्रोड्यूस करवाया। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, हाथ से बनाने वाली चीजें। जब आप हाथ से चीज बनाती है ना, पुराने जमाने में जब मट्टी के बर्तन, तो पुराने जमाने में तो काफी चीजें हाथों से बनाते थे। आज भी कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट काफी फेमस हैं, उनकी चीजें मतलब काफी प्यारी बनाती हैं। तो इसने हैंडीक्राफ्ट वो इंट्रोड्यूस करवाया, साथ साथ एजुकेशन भी लेके चले। टू मेक स्टूडेंट सेल्फ सपोर्टिंग है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट एक महारत है, एक स्किल है, तो इसका मकसद ये था कि बच्चों को सेल्फ सपोर्टेड बनाया गया। फिर आ जाता है सार्जेंट रिपोर्ट, अब कांग्रेस की हुकूमत खत्म हो गई है, अब दोबारा वो जो ब्रिटिश हैं वो पावर में है। 1944 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सबमिटेड अ कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन पोस्ट वार, अब यहाँ पर वर्ल्ड वार जो वो हो चुकी है तो उसके बाद की ये सिचुएशन है। पुट फॉरवर्ड अ सिस्टम ऑफ फ्री कैंपस एजुकेशन, जो वारदा स्कीम ने फ्री एजुकेशन वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया तो उसको लेके आगे चले। 40 करोड़ यहाँ पर अलाउ किया गया। 20 मेंबर्स ने वो रिपोर्ट पेश की। इट डिवाइड स्कूल इंटू 2 ग्रुप्स, 6 से 11 साल तक के लिए जूनियर बेसिक स्कूल होंगे और 11 से 14 के लिए सीनियर बेसिक स्कूल होंगे, और 12 से 16 के लिए हाई एजुकेशन होगी, और यहाँ पर मदर टंग को ही प्रेफर किया जाएगा। अडल्ट एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। प्री प्राइमरी स्कूल नर्सरी टू 3 to 6 year, उसको प्री प्राइमरी स्कूल या नर्सरी तक की तालीम बोला जाएगा। पहला मकसद क्या है, 40 साल, तो मैं इसका मकसद ये था कि जो भी इसके एम थे 40 साल के अंदर अंदर उसको पूरा किया जाए। लेकिन फिर उस पर क्रिटिसिज्म हुआ और जो टारगेट थे उनको 16 साल में पूरा करने पर फिर उन्होंने अपना प्लान बनाया। पहले 40 साल बोला था कि हम अपने जो सारे प्लान हैं वो 40 साल में एग्जीक्यूट करेंगे, फिर बोला नहीं 16 साल में हम कर लेंगे। तब यूनिवर्सिटी के पास 3 year डिग्री प्रोग्राम होता था, अब यह 4 year प्रोग्राम है, तो उस वक्त 3 year डिग्री प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। दिस इज द फर्स्ट रिपोर्ट विच टेल्स फ्रॉम द प्री प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये सारी प्राइमरी से लेकर पूरी जो है ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन उसको ये लेके चलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पूरा ब्रिटिश रूल है, इसके दौरान कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बनी। 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। फिर 1882 में जाकर यूनिवर्सिटी बनी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। 87 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 16 में मैसूर, 17 में पटना यूनिवर्सिटी, 18 में उस्मानिया, 20 में रंगोन यूनिवर्सिटी।
21 में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ढाका, दिल्ली, 23 में नागपुर यूनिवर्सिटी। आप देख लें कि यूनिवर्सिटी बनाना कितना बड़ा काम है, कि इतनी वो कई के साल लग जाते हैं यूनिवर्सिटी बनाने में। 26 में आंध्रा यूनिवर्सिटी, 27 में आगरा, 29 में अनामा अनामली अनाम ये नाम आप पढ़ लीजिएगा, 37 में केरला, और 43 में उटकल यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ मुस्लिम लीडर। अलीगढ़ मूवमेंट का आपने पढ़ा है कि ये सर सैयद अहमद खान ने वो इसको स्टैब्लिश किया था। इन्होंने मुरादाबाद स्कूल है वो बनाया था 1859 में। जो 1862 में वो पहले मदरसा बनाया था, फिर वो गाजीपुर स्कूल 1862 में बनाया। 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई जिसका मकसद था रिसर्च करना, ताकि वो मुसलमानों को तालीम पे वो तरक्की दी जा सके। 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट बनाया। 1870 में मोहम्मदन एजुकेशन काउंसिल बनाई। 75 में हाई स्कूल बनाया। 70 में कॉलेज बनाया। 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मदन कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसका मकसद रिसर्च करना था। और 1921 में जो एम ए और कॉलेज था ये यूनिवर्सिटी बन गई। ये मुसलमानों की पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुसलमानों की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी। एम ए और कॉलेज जो वो उसको मुसलमानों की यूनिवर्सिटी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया 1921 में। इसके मूवमेंट के मकासद क्या थे कि मशरकी और मगरबी तालीमात दोनों को लेकर चलना है, मजहबी भी और दुनियावी तालीम दोनों को लेकर चलना है। तो इसमें मशरकी, मगरबी और इस्लामिक नॉलेज तीनों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्होंने इंग्लिश को चूज किया गया, क्योंकि उस वक्त ये समझते थे कि मुसलमान अगर इंग्लिश ना सीखी तो उन्होंने बहुत पीछे रह जा रहे थे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया। अलीगढ़ मूवमेंट ने रास्ता खोला आज़ादी के लिए। तो ये सारी बातें आपने इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्चुअल बात तो है नहीं है। तो ये सारे रोल हैं कि किस तरह मुसलमानों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया। हालांकि मुसलमान पावर में नहीं थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने तौर पर मुसलमानों की तरक्की के लिए उन्होंने ये सारे इकदाम उठाए थे। इम्पैक्ट ऑफ नदवा मूवमेंट, जामिया मिलिया इस्लामिया, ब्रिटिश एजुकेशन सब कॉन्टिनेंट। तो फिर आ जाता है पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद, फ्रॉम पीरियड 1947 टू 1958। तो 1947 में क्या हुआ था, गवर्नर कायदे गवर्नर जनरल बने थे फजलो रहमान। ये वो आज वाला नहीं है, ये कोई और फजलो रहमान है। ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ये सारा कुछ उन्होंने वो यहाँ से उन्होंने लेके चले। मीडिया ऑफ सेक्शन उन्होंने उर्दू को रखा। फिर आ जाता है 1959 टू 71 वाला पीरियड। यहाँ पर जो मोहम्मद अयूब खान आ जाती हैं, उन्होंने अपना वो सारी तालीमात जो नाफिज किया अपने अपने वो पर्सपेक्टिव से। फिर 1970 आ जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है। यहाँ पर या यहाँ आ जाता है, तो इसने अपने हिसाब से सारा कुछ बनाया। फिर 1972 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है जुल्फकार अली भुट्टो की, जिन्होंने पाकिस्तान का पहला आइन पेश किया था। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई, आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो इन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी दे दी। ओपन यूनिवर्सिटी, ये जुल्फकार भुट्टो के दौर में बनी थी। ओपन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भुट्टो के दौर में बनी है। फिर आ जाता है 1978 की पॉलिसी, तब जियाउल्लाह कहा जाता है, उसने भुट्टो जुल्फकार अली को चेंज कर उसने अपना वो मतलब है मजहबी जो उसना था वो उसने ऐड कर दिया। फिर 1992 में वो आई थिंक बेनजीर या नवाज शरीफ होता था, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी लेकर आए। 98 में फिर नवाज शरीफ था, तो ये अपनी पॉलिसी लेकर आया। तो ये भी सवाल आपसे किया जा सकता है कि जो नवाज शरीफ है ये पहला वजीर आजम है जिसने 3 एजुकेशन पॉलिसी दी, क्योंकि ये 3 दफा वजीर आजम रहा। तीनों दफा ये अपनी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आया। तो ये भी आपने याद रखना है कि इसने 3 एजुकेशन पॉलिसी दी नवाज शरीफ ने। जो भी आता था वो अपनी एजुकेशन पॉलिसी लेकर बैठ जाता था, उसने वो कहता था नहीं मेरे वाले को लेके चलो। जो पिछले जो है ना उसको वो बहुत से चेंजेस कर लेता था। तो यही नुकसान है पाकिस्तान का कि कंटिन्यूटी नहीं है, कि हार आने वाला बंदा पिछले के काम को वो बहुत ज्यादा चेंज कर देता है या खत्म कर देता है, और अपनी सोच के तहत वो चीजों को लेके चलता है। पूरी दुनिया में ये होता है कि जो डेवलप कंट्रीज है ना वहाँ पर ये होता है कंटिन्यूटी होती है, कि जो पिछले ने अच्छा काम किया होता है उसमें ज्यादा चेंज नहीं किया जाता, उसको लेके आगे चला जाता है। इंडिया में भी ऐसे ही होता है। आप देख लीजिए इंडिया हमसे कितना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वहां पर जो पॉलिसीज होती है ना
वो पॉलिसी को लेके चला जाता। अब ये नहीं है कि वहां पर मोदी की हुकूमत है तो जब नया वजीर आज़म आएगा वो सारी पॉलिसी को चेंज कर देगा और अपनी पॉलिसी लेकर आएगा। नहीं, वो सारा पॉलिसी उसकी हुकूमत को लेके चलेगा। यहाँ पर ना उनके कंसेंसस है कि हमने पॉलिसी में चेंज नहीं करना, पॉलिसी में कंटिन्यूटी रखनी है, क्योंकि जब पॉलिसी कंटिन्यू होगी ना तभी पता चलता है कि ये पॉलिसी ठीक है या नहीं है। जब आप सिस्टम को काम ही नहीं करने देंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने पॉलिसी बनाई है या फायदेमंद है या नहीं है। जो भी आप पॉलिसी बनाते हैं उसको चलने तो दें, उसको फिर देखें कि ये आपके रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही। अगर करती है तो फिर उसको लेके चलें, अगर नहीं करती फिर आपको उसको चेंज करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हर 2-3 साल बाद वो गवर्नमेंट बदलती है, गवर्नमेंट के साथ सारी पॉलिसी बदल जाती है। तो ये वजह है कि आज हम बहुत ज्यादा दलीलों खार हो रही हैं। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ, पर्सपेक्टिव एजुकेशन इन पाकिस्तान का। कल फिर इंशाल्लाह ताला हम इसके एमसीक्यूज करेंगे और ये जो नोट्स हैं ये गूगल ड्राइव पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इनको देख लीजिएगा। ठीक हो गया? तो कोई सवाल है तो आप पूछ लें। ग्रुप में मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ग्रुप में वो लेक्चर वाले भी स्टूडेंट है, तो मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? जो एसएससी जनरल के जो स्टूडेंट है ना वो गूगल ड्राइव से नोट्स को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ग्रुप में लेक्चर वाले भी स्टूडेंट है, उनका ये सिलेबस है नहीं है और उन्होंने इसकी फी भी पे नहीं की हुई। इसलिए मैं सिर्फ एसएससी जनरल वालों को मैं